भगवान रेखा, ये संगीता को क्या हो गया? इस तरह भागते हुए क्यों आ रही है ये? क्या हुआ दीदी? इस तरह भाग के क्यों आई आप? और इतना घबरा क्यों रही है? सब कुछ ठीक तो है ना? नहीं रेखा, कुछ भी ठीक नहीं है। अभी 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 कारखाने से फोन आया था मुझे कि तेवर जी के दोनों पैर मशीन से। क्या क्या क्या, क्या, क्या बोल रही है दीदी आप? आप कैसी बात कर रही है? ये ठीक तो है ना? संगीता, क्या हुआ? सब कुछ साफ साफ बता। हाँ दीदी, आप अच्छे से बताइए ना, क्या बात है? ये ठीक तो है ना? क्या हुआ है कारखाने में? रेखा, कारखाने से फोन आया था। कारखाने में एक दुर्घटना घट गई जिसमें देवर जी पूरी तरह से घायल हो गए हैं। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया है। क्या बोल रही है दीदी? इन्हें कुछ नहीं हो सकता। ऐसे कैसे कुछ हो जाएगा इन्हें? दीदी अस्पताल चलिए ना, मुझे ले चलिए अस्पताल। मैं इनके पास जाना चाहती हूँ। मैं देखना चाहती हूँ ये ठीक तो है ना? हाँ संगीता, ऐसे कैसे कुछ हो जाएगा देवर जी को? अभी शादी को 3 महीने नहीं हुए। कैसी बात कर रही हो तुम? दीदी मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। और जेठ जी और ये भी हॉस्पिटल गए हुए हैं। अगर ऐसी बात है संगीता, तो चलो हम भी हॉस्पिटल चलते हैं और अपने आंखों के सामने से देखते हैं कि आखिर देवर जी को हुआ क्या है। हाँ दीदी हॉस्पिटल चलिए दीदी। मेरा मन बहुत घबरा रहा है। मैं इन्हें देखना चाहती हूँ दीदी जल्दी चलिए दीदी। हाँ चलो, मुझे भी बहुत चिंता हो रही है। देवर जी आपको क्या हो गया? देवर जी बताइए ना क्या हो गया इन्हें? क्या सब कुछ ठीक है? बोलिए ना, आप कुछ बोलिए ना। आप इस तरह से चुप मत रहिए। मुझे बहुत चिंता हो रही है, बहुत घबराहट हो रही है। बोलिए ना, क्या हुआ? बोलिए ना जी, आप लोग कुछ बोलिए ना। इस तरह खामोश क्यों है आप लोग? आपकी खामोशी हमें और डरा रही है। बताइए ना, सब ठीक तो है ना? नहीं संगीता, कुछ भी ठीक नहीं है। असल में शेखर के दोनों पैर। क्या बोल रहे हैं आप? क्या हुआ देवर जी के पैर को? असल में कारखाने में एक दुखद दुर्घटना हो गई, जिसके चलते हमारे छोटे भाई ने अपने दोनों पैर खो दिए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, आपको कुछ नहीं होने दूंगी मैं। कुछ नहीं हुआ है आपको। जेठ जी सब झूठ बोल रहे हैं ना? कुछ नहीं हुआ है ना आपको? बोलिए ना। नहीं रेखा, भैया सच कह रहे हैं। ये सब क्या हो गया? ये सब क्या हो गया? ये सब ठीक नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक नहीं हुआ जी। हाँ संगीता, ये बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। लेकिन देखो, हमें रेखा को हिम्मत देनी होगी। बेचारी की शादी को अभी 3 महीने नहीं हुए। भाभी, मैं तो ईश्वर का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि मेरे सिर्फ पैर ही गए हैं। कम से कम मेरी जान तो बच गई। कारखाने में काम करने वाले एक मजदूर की जान चली गई। मुझे तो सबसे ज्यादा उसका दुख हो रहा है, उसका परिवार। हाँ शेखर, हमें भी इस बात का बहुत दुख है, लेकिन तुम चिंता मत करो। हमने उनके परिवार की पूरी सहायता करने का विचार बना लिया है। हम जल्द ही उनके परिवार को सहायता राशि दे देंगे और आगे भविष्य में जब भी जरूरत पड़े तो हम उनके परिवार की मदद करेंगे। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? भगवान जी ने मुझसे मेरी खुशियां छीन ली। मत रो रेखा, मत रो। देखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब कुछ ठीक हो जाएगा, मत रो तुम। भाई तू चिंता मत करना, हम सब है ना तेरे साथ। हम तुझे कभी अकेला नहीं होने देंगे। ठीक है, तुम लोग भी घर जाओ। मैं यहाँ अस्पताल में रुकता हूँ। 3 दिनों के बाद मैं शेखर को डिस्चार्ज कराकर घर ले आऊंगा। नहीं, मैं यही रहूंगी इनके साथ। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। रेखा, देखो देवर जी परेशान होंगे। तुम इस तरह से मत रो, सब कुछ ठीक हो जाएगा ना। हम सब है ना तुम्हारे साथ। दीदी मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? दीदी भगवान ने मुझे इतना बड़ा दुख दे दिया। कहा ना रेखा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो घर चलो तुम। हाँ रेखा, मैं ठीक हूँ, तुम परेशान मत हो। सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं जल्दी ठीक होकर घर आ जाऊंगा। अभी तुम जाओ और जाकर आराम करो। ठीक है, आप जल्दी घर आ जाइए। मैं भगवान से विनती करूंगी कि जल्दी सब कुछ ठीक हो जाए। बेचारी रेखा, शादी को अभी 3 महीने भी नहीं हुए थे और उसके जिंदगी में दुखों का मानो पहाड़ टूट पड़ा है। असल में शेखर, संदीप और विजय, यह तीनों सगे भाई हैं। शेखर, संदीप और विजय के माता पिता का स्वर्गवास आज से 6 साल पहले हो चुका था और तीनों भाई अपने पिताजी का कारखाना संभाल रहे थे। शेखर की एक छोटी बहन रंजना भी है, जिसकी शादी एक संपन्न परिवार में हुई है। कारखाना में हुई दुखद घटना की वजह से शेखर अपने दोनों पैर खो देता है, लेकिन उसका एक हाथ भी काम करना बंद कर देता है। शेखर करीब 1 हफ्ते तक हॉस्पिटल में एडमिट रहता है। उसके बाद डिस्चार्ज कराकर उसके दोनों भाई उसे घर लेकर जाते हैं।
लो ना, कुछ खा लो। कुछ नहीं खाया है आपने, ऐसे कुछ नहीं खाएंगे तो कैसे काम चलेगा? कुछ खा लीजिए ना। देखा, तुम रात दिन बस आंसू ही बहाते रहती हो। मुझे मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मेरी वजह से आज तुम्हारे इतनी खूबसूरत आंखों में आंसू है। मैंने तुम्हारी इन खूबसूरत आंखों में कितने सपने सजाए थे, तुम्हें क्या क्या सपने नहीं दिखाए थे, लेकिन देखो मैं कोई भी सपना पूरा नहीं कर पाया। देवर जी, ऐसे दुखी मत होइए आप। देखिए, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। और रेखा, ये क्या, पूरे दिन तुम रोते ही रहती हो। अगर तुम इस तरह से रोती रहोगी तो देवर जी को क्या अच्छा लगेगा? क्या करूं दीदी, रोना तो नहीं चाहती, लेकिन ये आंसू थमने का नाम नहीं लेते। देखिए ना, ये कुछ खा ही नहीं रहे हैं। मैं कब से कोशिश कर रही हूँ इन्हें कुछ खिलाने का। अभी नहीं खा रहे हैं तो थोड़ी देर बाद खा लेंगे। तुमने भी तो कुछ नहीं खाया है ना। चलो चलकर तुम कुछ खा लो। वैसे भी आज तुम्हारी भैया भाभी और मम्मी आ रही है ना, वह क्या सोचेंगे कि हमने तुम्हारा भी ख्याल नहीं रखा। कितनी दुबली हो गई हो तुम। भैया नहीं आ रहे हैं दीदी, भैया किसी काम से बाहर गए हुए हैं। भाभी और मम्मी बस आ रही हैं। हाँ ठीक है, पर कुछ खा तो लो तुम। क्या सोचेंगे वो कि हम लोग तुम्हारा ख्याल नहीं रखते। और रही बात देवर जी की, तो देवर जी थोड़ी देर बाद खा लेंगे। हाँ भाभी, मैं थोड़ी देर बाद खा लूंगा, अभी मुझे भूख नहीं है। संगीता, रेखा के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। बेचारी की शादी को अभी 3 महीने तक नहीं हुए और उसके जीवन में कितना बड़ा दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। हाँ दीदी, मुझे भी इस बात की चिंता हो रही है कि रेखा कैसे पूरी जिंदगी देवर जी के साथ रह लेगी। मुझे नहीं लगता कि रेखा के घर वाले अब रेखा और देवर जी को एक साथ रहने देंगे, क्योंकि उनकी भाभी की बातें सुनी मैंने। वह बहुत अजीब तरीके से बातें कर रही थी। बोल रही थी कि अभी तो रेखा की जिंदगी की शुरुआत ही हुई है। और ऐसे कहना तो नहीं चाहिए, पर देवर जी पूरी तरह से अपंग हो चुके हैं। उनका एक हाथ भी काम करना बंद कर चुका है। वो अपने हाथ से कुछ नहीं करते। ऐसे में रेखा कैसे पूरी जिंदगी देवर जी के साथ रह लेगी, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। भाभी, कैसी बात कर रही हैं आप? ऐसे कैसे रेखा भाभी भैया को छोड़कर जा सकती हैं? छोटी, चाहते तो हम भी नहीं कि रेखा देवर जी से दूर जाए, लेकिन तुम ही बताओ, उस लड़की की जिंदगी की अभी बस शुरुआत ही हुई थी और इस तरह देवर जी का अपंग हो जाना, तुम बताओ कैसे रह पाएगी वह लड़की? भाभी, धीरे धीरे भैया ठीक हो जाएंगे, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन छोटी, देवर जी के पैर वापस तो नहीं आ सकते ना। और मान लो यदि आर्टिफिशियल पैर लगवा भी ले तो उनका शरीर एक साइड से पूरी तरह से अपंग हो चुका है। उनके एक साइड का शरीर मूवमेंट नहीं कर पाता है। वह अपने मन से कुछ भी नहीं कर पाते हैं। फिर ऐसी स्थिति में रेखा का साथ रहना मुझे थोड़ा कठिन लग रहा है। अब वो सब रेखा भाभी की समझदारी है। वैसे देखा जाए तो प्रॉपर्टी के 3 हिस्से होंगे, तो एक हिस्सा तो शेखर भैया और रेखा भाभी का ही होगा ना। तो भाभी तो अपनी सारी जरूरतें प्रॉपर्टी से ही पूरी कर सकती हैं। भैया कुछ ना भी करे तो भी कारखाने की जो प्रॉफिट है वह भी आधा शेखर भैया के हिस्से में आएगा ना। देखो छोटी, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि रेखा को यहाँ रहना ही चाहिए या फिर चले जाना चाहिए, लेकिन प्रॉपर्टी रुपए पैसे से पेट भरा जा सकता है, अपने जरूरतों का सामान खरीदा जा सकता है। लेकिन एक औरत की भी तो कुछ इच्छाएं होती हैं कि वह अपने पति के साथ कुछ प्यार भरे पल बिताए, वह पूरी तरह से एक दूसरे पे समर्पित हो जाए, एक दूसरे से प्यार करे, एक दूसरे के साथ जीवन को आगे बढ़ाए, 2 से 3 हो जाए। ये सब भी तो जरूरी होता है ना, या फिर रुपए पैसे ही सब कुछ होते हैं? हाँ भाभी, आप भी ठीक कह रही हैं, मैं आपको गलत नहीं ठहरा रही हूँ, लेकिन शादी ब्याह भी तो एक पवित्र बंधन होता है ना। इस तरह पति की अपंगता को देखकर क्या पत्नी अपने पति को छोड़कर चली जाएगी? यह बात भी तो कुछ हजम नहीं होती ना। अगर भगवान न करे आज भैया की जगह रेखा भाभी ऐसी स्थिति में होते तो क्या भाई उन्हें छोड़कर चला जाता? मुझे लगता है छोटी, यह सारे फैसले ना हमें रेखा के ऊपर ही छोड़ देना चाहिए। हमें यह सोच कर परेशान नहीं होना चाहिए। हाँ भाभी, ठीक ही कह रही हैं आप। मैं अभी आती हूँ रेखा भाभी की मम्मी से मिलकर। संगीता, तुझे छोटी के सामने ये सब बोलने की क्या जरूरत थी? दीदी, क्या गलत कह गई? मैं सच्ची तो कह रही हूँ ना। मैं जानती हूँ तू सच कह रही है, लेकिन देवर जी उसका सगा भाई है, वो अपने भाई का ही पक्ष लेगी ना। उसे तो सिर्फ अपने भाई के दुख दर्द से मतलब रहेगा। भाभी तो पराई है, भला उसके दुख से छोटी को क्या? अरे दीदी, मैंने कुछ गलत नहीं कहा है। मैंने जो भी कहा है ना बिल्कुल सच कहा है। और वैसे भी तुम खुद सोचो, क्या एक औरत इस तरह से अपंग हो जाए तो कोई आदमी पूरी जिंदगी औरत का बोझ ढो सकता है क्या? वह तो 4 महीने के अंदर ही दूसरी शादी कर दूसरी पत्नी ले आएगा। फिर रेखा को क्यों हम आग में झोंके? मुझे तो लगता है कि हमें खुद रेखा को समझाना चाहिए और बोलना चाहिए कि तू अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जा। अब ये रिश्ता यही खत्म कर दे। पागल हो गई है क्या? अगर गलती से भी इन्होंने या देवर जी ने सुन लिया ना तो आफत आ जाएगी। ऐसे ना तू दोबारा ऐसे सब बोलना मत। एक तो अभी इस हादसे को हुए ज्यादा दिन भी नहीं हुए हैं। दीदी, मैं जो भी बोलती हूँ ना एकदम प्रैक्टिकली बोलती हूँ। मैं हवा में तीर नहीं चलाती हूँ। जो सच है वही बोल रही हूँ, क्योंकि रेखा की जगह मैं होती तो भी मैं अपनी जिंदगी के बारे में सोचती। चल ठीक है, तू ना बहुत बोलती है। ये सारी बातें भूल कर भी रेखा या घर में किसी और के सामने मत बोलना, समझी? ठीक है दीदी, नहीं बोलूंगी मैं किसी के सामने।
चल ठीक है, मैं भी रेखा की मम्मी से मिलकर आती हूँ। हाँ दीदी, मैं भी अभी आती हूँ थोड़ी देर में। कैसे लोग हैं ये, जिंदगी की सच्चाई को स्वीकार क्यों नहीं करते हैं? अरे यह लोग ख्याली दुनिया में जीते हैं, जो सच है वही तो कह रही हूँ ना। कोई भी औरत ऐसे 80% अपंग व्यक्ति के साथ कैसे जिंदगी कर सकती है? चलो भाई, बाल बच्चे हो गए हो तो भी समझ में आता है। अभी 3 महीने नहीं रही हो अपने पति के साथ और फिर पूरी जिंदगी 80% अपंग व्यक्ति के साथ? इम्पॉसिबल। रेखा रह ही नहीं सकती, मैं अच्छे से जानती हूँ। और ठीक ही है ना, उसे रहना भी नहीं चाहिए। रही बात देवर की, तो वह हमारे साथ ही रह लेंगे, उनकी देखभाल हम ही लोग कर लेंगे, फिर उनके हिस्से की प्रॉपर्टी भी हम ही लोग रख लेंगे। देखिए, आप लोग बुरा मत मानिएगा, दामाद जी के साथ जो हुआ उसका हमें बहुत दुख है, लेकिन आप लोग खुद मेरी बेटी के बारे में सोचिए ना। बेचारी अभी मुश्किल से 22 साल की है, अभी उसके सामने उसकी पूरी जिंदगी पड़ी है, और दामाद जी के इतनी अपंगता के साथ वह कैसे पूरी जिंदगी दामाद जी के साथ रह पाएगी? आप लोग खुद सोचिए उसके बारे में। मैंने तो उसे बहुत समझाया, लेकिन वह मेरी बात मानने को तैयार नहीं है, जबकि दामाद जी खुद चाहते हैं कि रेखा उनसे अलग हो जाए, रेखा अपनी नई जिंदगी बसा ले। देखिए, हम आपकी बात को समझ रहे हैं, लेकिन पति पत्नी के बीच में स्नेह प्रेम बना हुआ है, वह दूर नहीं होना चाहते हैं। रेखा भाभी नहीं होना चाहती है भैया से दूर, तो मत कीजिए ना आप उन्हें उनसे दूर। देखिए, यह रेखा का अपना स्वतंत्र फैसला है, हम कुछ भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। जैसा उसे ठीक लगे वह अपने लिए फैसला ले सकती है। और रही बात हमारे भाई की, तो हम दोनों भाइयों में से किसी एक के साथ हमारा भाई रह लेगा, हम अपने भाई की देखभाल कर लेंगे। वैसे भी अभी देवर जी को देखभाल की जरूरत है। ठीक है, मैंने भी यह फैसला रेखा के ऊपर छोड़ दिया है। अब मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहूंगी, लेकिन मैं आप लोगों से एक ही विनती करती हूँ कि मेरी बेटी को इस बात का बार बार याद दिलाते रहिएगा कि उसे अपनी जिंदगी के बारे में सोचना चाहिए। ठीक है, अब मैं चलती हूँ, इजाजत दीजिए मुझे। जी नमस्ते। आप थोड़ी देर बाहर हॉल में बैठिए। हाँ ठीक है रेखा, जा तुम जाकर आराम करो। शुरू में रेखा मन लगाकर पति की सेवा करती है, लेकिन धीरे धीरे बीतते समय के साथ अब रेखा भी शेखर की सेवा करके परेशान होने लगी थी, और घर के बाकी सदस्य भी अब छोटी छोटी चीजों में नाराज होने लगे थे। धीरे धीरे 8 महीने का समय बीत जाता है, और इन 8 महीनों में शेखर और रेखा के बीच में बहुत दूरी आ चुकी थी। अब रेखा भी असल में शेखर से दूर जाने के बारे में सोचने लगी थी। रेखा के दिमाग में लगता है मेरी बात आ गई है, अब वह भी देवर जी से चिढ़ने लगी है। मुझे लगता है कि रेखा अब जल्दी देवर जी को छोड़कर चली जाएगी। मैंने भी सोच लिया है कि रेखा के जाते ही मैं प्रॉपर्टी का बंटवारा करवा दूंगी और देवर जी को अपने साथ रखूंगी, ताकि देवर जी के हिस्से की प्रॉपर्टी हमारे हाथ लगे। मुझे लगता है कि माँ बिल्कुल ठीक कह रही है, मैं कब तक इस अपंग आदमी की सेवा करते रहूंगी? अरे मेरी भी तो अपनी एक लाइफ है, बस सुबह से लेकर रात तक बच्चे की तरह इनका ख्याल ही रखना पड़ता है मुझे। अरे मुझे भी तो जिंदगी में कुछ चाहिए, अरे मुझे भी तो खुश रहने का हक है। क्या मैं नहीं चाहती कि मेरे अपने बच्चे हो, मेरा पति मुझसे बहुत प्यार करे? मैं भी ना माँ की बातों को उसी समय मान ली होती तो आज मुझे इतना पछताना न पड़ता। पहले तो शेखर भी मुझसे कहते थे कि मैं उन्हें छोड़कर चली जाऊं, लेकिन अब उन्हें भी मेरी सेवा की आदत लग गई है। अब तो वह खुद भी एक बार नहीं कहते कि मैं उन्हें छोड़कर चली जाऊं। अब तो 1 मिनट भी उनके से दूर हो तो बस किसी न किसी काम के लिए आवाज लगा लेते रहते हैं, चैन से मैं सो तक नहीं सकती। रही बात प्रॉपर्टी की, तो प्रॉपर्टी का मुझे कोई लालच नहीं है, और ऐसी प्रॉपर्टी का मैं करूंगी ही क्या जब मेरी जिंदगी में पति का प्यार ना हो, मेरे अपने बच्चे ना हो। उससे तो अच्छा ही है कि मैं सच में यहाँ से चली जाऊं, इनसे रिश्ता तोड़कर, और अपनी एक नई दुनिया बसाऊं। हाँ रेखा, तुम बिल्कुल सही सोच रही हो। अरे तुम्हें भी तो खुश रहने का अधिकार है ना। अब तुम ही बताओ, तुम कब तक अपंग आदमी के साथ जिंदगी कर पाओगी? ऐसे तो हम भी नहीं चाहते कि देवर जी अकेले हो जाए, लेकिन हमें तुम्हारे बारे में भी तो सोचना है ना कि तुम्हारी जिंदगी में भी खुशियाँ हो। तुम मेरी बात मानो, तुम ना सच में अपनी नई जिंदगी बसाने के बारे में सोचो। अब देवर जी तो पूरी जिंदगी व्हील चेयर में ही रहने वाले हैं। हाँ दीदी, मैं सच में अब स्वार्थी हो गई हूँ। मुझे ना अब अपनी जिंदगी की चिंता होने लगी है, मुझे अब अपना भविष्य दिखने लगा है। मैं कैसे रह पाऊंगी इनके साथ पूरी जिंदगी? अब मैं भी स्वार्थी हो गई हूँ, मुझे अपना स्वार्थ दिख रहा है। नहीं रेखा, तुम कोई स्वार्थी नहीं हुई हो, तुम्हारी जगह हम भी होते तो हम भी यही सोचते। इसीलिए तुम इतना ज्यादा कुछ मत सोचो और अपनी माँ की बात पर अमल करो और चली जाओ तुम यहाँ से। हाँ, हम भी यही चाहते हैं कि तुम अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करो। हाँ जी, मैं भी तो यही समझा रही हूँ रेखा को कि देवर जी की वजह से वो अपनी जिंदगी बर्बाद ना करे। देखो, अब तो तुम्हारे जेठ जी भी यही चाहते हैं कि तुम चली जाओ और तुम अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर लो। हाँ दीदी, मैंने भी अब फैसला कर लिया है, अब मैं यहाँ से चली जाऊंगी और अपने मम्मी पापा के अनुसार अपनी नई जिंदगी बसाने के बारे में सोचूंगी। ठीक है, तुम शेखर की चिंता मत करना, हम शेखर को समझा लेंगे। ठीक है जेठ जी, मैं आज ही यह बात पूरे परिवार को बता दूंगी कि तुम कल जा रही हो इस घर से हमेशा हमेशा के लिए। और हाँ,
डिवोर्स के पेपर तैयार जरूर करवा लेना, क्योंकि यदि तुम्हें नई जिंदगी बसाना है तो पहले पति से तलाक लेना पड़ता है। ठीक है दीदी। रेखा के छोटे जेठ जेठानी संगीता और विजय भी यही चाहते थे कि रेखा अपने मायके जाए और वहाँ से अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करे। रेखा के इस फैसले का समर्थन पूरे परिवार ने किया। ये अलग बात थी, संगीता और विजय के दिल में प्रॉपर्टी का लालच आ गया था। वह लोग बस यही चाहते थे कि संगीता इस घर से चली जाएगी तो छोटे भाई की प्रॉपर्टी उनके हिस्से में आ जाएगी। शेखर, रेखा के चले जाने के बाद तुम बहुत दुखी रहने लगे हो, लेकिन एक बार रेखा की जिंदगी के बारे में भी तो सोचो। उस बेचारी के सामने उसकी पूरी जिंदगी पड़ी है। नहीं भैया, मुझे रेखा के चले जाने का कोई दुख नहीं है। असल में मैं भी दिल से चाहता था कि रेखा मुझसे दूर हो जाए और वह अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करे। उस बेचारी का क्या ही दोष है भैया। हाँ भाई, इसीलिए रेखा के इस फैसले में हम सब ने अपनी सहमति जताई और उसे खुशी खुशी इस घर से विदा कर दिया। मुझे इस बात की बहुत खुशी है भैया कि रेखा अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रही है। मैं भी तो यही चाहता था। उसे कई बार समझाने की कोशिश भी किया, लेकिन शायद तब वह मेरी बात नहीं समझती थी। देर से ही सही, लेकिन उसे समझ में तो आया कि उसके सामने उसकी पूरी जिंदगी पड़ी है। तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। हम तुझे कभी अकेला नहीं होने देंगे। हम सब है ना तुम्हारे साथ। हाँ भैया, मैं तो अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत मानता हूँ जो इतने अच्छे भाई और भाभी मिले हैं मुझे। आप लोग हमेशा मेरी परछाई की तरह मेरे साथ रहते हैं, मुझे कभी अकेला नहीं होने देते हैं। इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी भैया। सुनिए जी, देवर जी को उनके कमरे तक छोड़ कर आइए। उन्हें आराम की जरूरत है। उन्होंने अभी अभी अपनी दवाई ली है। ठीक है ज्योति, चल मेरे भाई, चलकर कमरे में आराम करना तू। ठीक है संगीता, मैं खाना बना लेती हूँ, तू बाहर के काम देख ले। ठीक है दीदी। ये क्या, मैंने आपसे क्या कहा था? बड़े भैया और भाभी से बंटवारे की बात करना था ना आपको। आप खामोश क्यों थे? कब करेंगे आप बंटवारे की बात? संगीता, जरा धीरज बनाओ। मैं एकाएक ये सारी बातें भैया से नहीं कर सकता। अरे थोड़ा समय दो मुझे। अभी अभी तो रेखा घर छोड़कर गई है। करीब 4-6 महीने बीत जाने दो, उसके बाद मैं बात करूंगा। अच्छा, तो अब मुझे 4-6 महीने इंतजार करना पड़ेगा? हाँ, करना तो पड़ेगा, क्योंकि मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि एकाएक मैं भैया से प्रॉपर्टी या बंटवारे की बात कर सकूं। ठीक है, लगता है मुझे ही आगे बढ़ना होगा। हेलो। हाँ माँ, फोन किया था आपने? हाँ बिटिया, फोन तो किया था मैंने। बता, क्या हुआ तेरे ससुराल का मैटर? क्या बंटवारे तक बात पहुँच पाई? नहीं माँ, अभी बंटवारे तक बात नहीं पहुँची है और मेरे अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं इनसे सीधे बंटवारे की बात कर सकूं। वैसे रेखा तो चली गई है अपने मायके और उसने यहाँ का हिस्सा लेने से भी मना कर दिया। अब ऐसा है माँ, जो देवर जी के हिस्से की प्रॉपर्टी है, जो देवर जी की सेवा करेगा प्रॉपर्टी उसे ही मिलेगा। और आप तो जानती ही हैं कि देवर जी मुझे कितना मानते हैं, अपनी माँ समान मानते हैं। तो देवर जी तो अपनी प्रॉपर्टी मेरे ही नाम करेंगे, मुझे पूरा यकीन है। हाय राम, मुझे तो लगता था कि मैं ही लालची हूँ, मेरे अंदर ही प्रॉपर्टी चलते रहता है। लेकिन यहाँ तो दीदी मुझसे 4 कदम आगे निकली। प्रॉपर्टी के विषय में दीदी अपने मायके तक चर्चा करती है। बताओ, हम तो सिर्फ पति पत्नी तक ही सीमित थे, लेकिन दीदी तो अपने मायके तक प्रॉपर्टी के बारे में बात करती है। अच्छा ठीक है माँ, रखती हूँ मैं फोन, फिर बाद में बात करती हूँ। अरे संगीता, तू क्या हुआ, ऐसे क्यों खड़ी है? कुछ नहीं दीदी, बस मैं आपकी बातें सुन रही थी। क्या बातें सुन रही थी? तू अभी अभी आई है ना यहाँ? हाँ मतलब आप बात कर रहे थे ना कुछ प्रॉपर्टी, बस वही मेरे कानों तक आवाज आई। हे भगवान, कहीं इसने मेरी बात तो नहीं सुन ली। लगता है बात घुमाना पड़ेगा, नहीं तो यह तो बवाल कर देगी घर में। हाँ संगीता, तुम तो जानती ही हो ना कि पहले से मेरे 2 बच्चे हैं। दोनों बच्चे तो अभी हॉस्टल में रहते हैं, लेकिन बीतते समय के साथ बच्चे बड़े होंगे, फिर उनकी शादी करनी होगी और फिर मुझे तो 2 बहुएं ब्याह कर लानी है इस घर में। हाँ दीदी, और मैं भी तो माँ बनने वाली हूँ ना, परिवार तो मेरा भी बड़ा होगा। हाँ, तो मैं सोच रही थी संगीता कि बिना किसी वाद विवाद के शांति के साथ हम अपना घर परिवार अलग अलग कर लेते हैं, क्योंकि जैसे जैसे समय बीतेगा सबका अपना परिवार बढ़ेगा और जब परिवार बड़ा हो जाता है तो बड़े घर की जरूरत पड़ती है। हाँ दीदी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन जैसे कि आप और बड़े भैया बड़े हैं तो आप लोग ही फैसला कीजिए कि बंटवारा कैसे और कब किया जाए। ठीक है, मैं आज ही तुम्हारे जज जी से बात करती हूँ और कल इस बारे में हम सब मिल बैठकर बातें करेंगे। ठीक है दीदी। देखो शेखर, धीरे धीरे सबका अपना परिवार बढ़ रहा है और इस छोटे से घर में तीनों भाइयों का गुजारा तो नहीं हो सकता। हाँ भैया, इसलिए हमने फैसला किया है शेखर कि प्रॉपर्टी का हिस्सा हो जाना चाहिए, ताकि दूसरा हिस्सा जिसे भी मिले वह अपने हिसाब से अपना घर बनवा सके, क्योंकि हमारे पास तो माता पिता का दिया यह एक ही घर है, वह भी मुश्किल से 5 कमरों का है। ठीक है भैया, मैं हर फैसले में आप लोगों के साथ ही हूँ। मैं कल वकील से बात करूंगा और वकील को बुलवाकर इस प्रॉपर्टी के 3 हिस्से करवाऊंगा। अरे भैया, 3 हिस्से करवाने की क्या जरूरत है, 2 ही हिस्से करवाइए ना। ये क्या बोल रही है संगीता तू? अरे इस घर में 3 भाई रहते हैं तो प्रॉपर्टी का 3 हिस्सा तो होना ही चाहिए। अरे दीदी, देवर जी का भला क्या हिस्सा,
उनके बाल बच्चे नहीं है, उनका अपना परिवार नहीं है, जो कुछ भी है वो हम ही है तो है ना। फिर 2-3 हिस्से की करने की क्या जरूरत है, सिर्फ 2 ही हिस्सा कीजिए प्रॉपर्टी का। हाँ भैया, वैसे संगीता ठीक ही तो कह रही है, प्रॉपर्टी के 2 ही हिस्से होने चाहिए। वाह भाभी, ऐसे कैसे प्रॉपर्टी के 2 ही हिस्से होंगे, प्रॉपर्टी के 3 हिस्से होंगे। अरे छोटी, तू इस तरह अचानक बिना बताए। हाँ भैया, बहुत अच्छे समय में पहुंची हूँ मैं यहाँ। आप लोगों ने एक ऐसे फैसला ले लिया कि प्रॉपर्टी के 2 ही हिस्से होंगे। लेकिन बहन, तू तो अपने ससुराल में संपन्न है ना, तुझे भला किसी चीज की कमी है क्या जो प्रॉपर्टी के 3 हिस्से करेंगे हम? मुझे जरूरत नहीं है भैया प्रॉपर्टी की, लेकिन शेखर भैया को तो है ना। अरे छोटी, मुझे भला क्या जरूरत है, मैं क्या ही करूँगा प्रॉपर्टी का, मुझे नहीं चाहिए कोई प्रॉपर्टी। अरे भैया, समय बहुत बलवान है, किसने देखा है समय। अगर आपके पास प्रॉपर्टी रहेगी तो कोई भी आपकी सेवा करेगा, और कुछ ना होगा तो क्या पता कल को किसी ने आपकी सेवा नहीं किया तो। कैसी बात कर रही है छोटी, भला देवर जी की सेवा क्यों नहीं करेंगे हम? उनके पास प्रॉपर्टी हो ना हो, लेकिन वो हमारी जिम्मेदारी है, हम उनकी सेवा करेंगे। अरे भाभी, थोड़ी बहुत दुनियादारी हमने भी देखी है। कैसी बात कर रही है छोटी, तू कहना क्या चाहती है? भैया देखिए, मैं ज्यादा ना ही सफाई देना चाहती हूँ और ना ही आप लोगों से सफाई मांगना चाहती हूँ। बस मैं इतना चाहती हूँ कि प्रॉपर्टी के 3 हिस्से होना चाहिए, और जो शेखर भैया की सेवा करेगा तो शेखर भैया अपने हिस्से की प्रॉपर्टी अपनी स्वेच्छा से उसे दे सकते हैं, जो शेखर भैया की सेवा करेंगे। लगता है छोटी को हम पर भरोसा नहीं है। भाभी, बात भरोसे की नहीं है, समय बहुत बलवान है। ठीक है, अगर आप ऐसा ही चाहती हैं तो ठीक है, करवा दीजिए प्रॉपर्टी के 3 हिस्से। हमें क्या, प्रॉपर्टी मिले न मिले, पर देवर जी की सेवा तो हम करेंगे ही, वह हमारी जिम्मेदारी है। क्यों जीजी, सच कह रही हूँ ना मैं? हाँ संगीता, तू ठीक ही कह रही है, लेकिन छोटी को हमारे ऊपर भरोसा नहीं है। मुझे लगता है ज्योति कि छोटी ठीक ही कह रही है, हम प्रॉपर्टी के 3 हिस्से करवा ही देते हैं। अब शेखर को जिसे देना हो वो अपनी स्वेच्छा से देगा। ठीक है भैया। भैया, बस एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ मैं आप लोगों से। हाँ पूछो शेखर। प्रॉपर्टी के बंटवारे के बाद तो एक और मकान बन जाएगा, जिसमें आप दोनों में से कोई एक शिफ्ट हो जाएगा, फिर तब मैं किसके साथ रहूंगा? अरे देवर जी, किसके क्या साथ रहेंगे? आप हमारे साथ रहेंगे। क्यों, हमारे साथ क्यों नहीं रहेंगे? अरे मैं पहले आई हूँ इस घर में, और शेखर ने तो मुझे हमेशा भाभी माँ की तरह समझा है, फिर वो हमारे साथ क्यों नहीं रहेंगे? संगीता, तुमने कैसे सोच लिया कि देवर जी तुम लोगों के साथ रहेंगे? अरे दीदी, क्या हमारे सिर निकले हुए हैं या हमें कांटे लगे हुए हैं जो देवर जी को हमारे साथ रहने में कोई दिक्कत होगी? अरे तुम लोग क्यों बहस कर रहे हो? भाई ये फैसला तो शेखर के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि उसे किसके साथ रहना है। क्यों शेखर, बताओ तुम किसके साथ रहना चाहते हो, छोटे भाई के साथ या बड़े भाई के साथ? भैया अब मैं क्या ही बोलूं। नहीं शेखर भैया, बताइए आपको कौन से भैया भाभी के साथ रहना है? छोटी, मैंने तो कभी किसी को कम ज्यादा नहीं समझा है, मेरे लिए तो मेरा पूरा परिवार एक जैसे है, फिर मैं चुनाव कैसे कर सकता हूँ? अरे चुनाव वाली क्या बात है शेखर भैया, आप हमारे साथ रहिए, मैं आपकी देखभाल करूंगी। अरे संगीता, अभी तो तू खुद ही गर्भवती है, फिर ऐसी हालत में तू कैसे देवर जी की सेवा कर पाएगी? अरे दीदी, तो क्या घर में काम वाली नहीं लगवा सकती हूँ मैं अपने देवर के लिए? लेकिन तुझे अपनी भी तो देखभाल करनी होगी ना, और फिर काम वाली 24 घंटे तो घर में नहीं रहती है। कभी देवर जी को किसी चीज की जरूरत पड़ी और तू आराम कर रही हो तो तुझे उठकर आने जाने में परेशानी नहीं होगी क्या? हाँ हाँ छोटी भाभी, बड़ी भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है। मुझे भी लगता है कि शेखर भैया को बड़े भैया भाभी के साथ ही रहना चाहिए। हाँ छोटी, तू ठीक कह रही है, शेखर हमारे साथ रहेगा और प्रॉपर्टी के बंटवारे के बाद विजय और संगीता दूसरे घर में शिफ्ट हो जाएंगे। ये क्या बात हुई, हम तो किसी दूसरे घर में जाएंगे? हमें तो भैया इसी घर में रहना है, हमें दूसरे घर में अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हम शुरू से इसी घर में रहते आए हैं। ऐसा ना कहो संगीता, जब प्रॉपर्टी का हिस्सा मिल जाएगा तो हम दूसरा मकान बनवा लेंगे। आप भी ना। विजय, आगे की बात हम वकील बाबू के आने के बाद ही करेंगे, मैं आज ही वकील बाबू के पास जा रहा हूँ। ठीक है भैया। शेखर भैया, चलिए मैं आपको आपके कमरे तक छोड़ देती हूँ। नहीं छोटी, मुझे यहीं बाहर खुले में बैठना है, यहाँ अच्छा लगता है, कमरे में तो कभी कभी घुटन सी होती है मुझे। ठीक है भैया। ठीक है ज्योति, मैं जा रहा हूँ वकील के पास। देवर जी, आप नहीं जा रहे हैं क्या? अरे भैया तो गए हैं, फिर वकील वैसे भी घर में ही तो आने वाले हैं, हम इत्मीनान से बैठकर बात कर लेंगे ना। अरे भाभी, पहले भैया को जाकर भाभी को मनाना पड़ेगा ना, इसलिए वो वकील के पास नहीं जा रहे हैं। देखा नहीं आपने कि संगीता भाभी कैसे पैर पटकते हुए गई है कमरे में? हाँ छोटी, तू ही बता, क्या देवर जी इस संगीता के साथ सुखी रह सकते हैं? यह तो अपने ही 4 काम करने में कितना रोती है, फिर देवर जी की जिम्मेदारी क्या उठा पाएगी ये? देख लेते हैं ना भाभी कि शेखर भैया किसके साथ खुश रहते हैं। भैया, कुछ दिन आप बड़ी भाभी के यहाँ रहना, कुछ दिन आप छोटी भाभी के यहाँ रहना। बड़ी भाभी, आप नाराज ना हो तो एक बात कहूँ मैं आपसे? हाँ शेखर, कहो ना, क्या बात है? अगर आपको एतराज ना हो तो मैं छोटे भैया भाभी के साथ रहना चाहता हूँ। क्या? ये क्या बोल रहे हैं देवर जी आप? क्या क्या हम आपकी देखभाल नहीं कर सकते? मुझे तो लगता था कि आप मुझे बहुत मानते हैं, अपनी माँ की तरह मानते हैं, और आप हमारे साथ रहना पसंद करेंगे। लेकिन
अरे भाभी, नाराज क्यों हो रही हैं? पहले सुन तो लीजिए कि शेखर भैया ऐसा क्यों बोल रहे हैं। हाँ भाभी, मैं आप लोगों को बहुत मानता हूँ, लेकिन असल में अभी छोटे भैया भाभी के घर में नन्ही किलकारी गूंजेगी, जिसे देखकर मेरा मन बहलेगा। इसीलिए मैंने सोचा कि छोटे भैया भाभी के साथ रहूंगा तो थोड़ा सा मन बहलता रहेगा। और यहाँ तो दोनों बच्चे बड़े हो गए हैं और दोनों बच्चों को आपने हॉस्टल में भेज दिया है, तो यहाँ बच्चों के बिना घर खाली खाली सा लगता है। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। अरे भाभी, कहाँ चली आप? कमरे में जा रही हूँ आराम करने। लगता है भैया बड़ी भाभी नाराज हो गई। कोई बात नहीं भैया, आप परेशान मत होना, धीरे धीरे बड़ी भाभी भी समझ जाएंगी। देखिए भैया, मैं आज ही वापस अपने ससुराल चली जाऊंगी, लेकिन मैं एक बात आपको समझा के जाना चाहती हूँ। आज के जमाने में पैसे से ज्यादा सगा किसी का कोई नहीं है। जिसके पास रुपए पैसा होता है उसका दुनिया साथी होता है, लेकिन जिसके पास कुछ नहीं होता उसका पूरा परिवार होने के बाद भी वह हमेशा अकेला रहता है। इसीलिए आप अपने हिस्से की प्रॉपर्टी छोड़ना मत। आप अपने हिस्से की प्रॉपर्टी अपने पास ही रखिए, और जब आपको ऐसा लगेगा कि कोई आपकी बहुत सेवा कर रहा है या पूरी जिंदगी वह आराम से अपने साथ आपको रख सकता है, आप उसी को अपने हिस्से की प्रॉपर्टी देना। अभी तो चुपचाप आप अपने हिस्से की प्रॉपर्टी रखिए। हाँ छोटी, तू ठीक ही कह रही है। रुपए पैसे से बढ़कर आज के जमाने में कोई किसी का नहीं है। यह उदाहरण तो मैंने काफी बार देखा है अपनी जिंदगी में। इसलिए तो कह रही हूँ भैया कि अपने हिस्से की प्रॉपर्टी छोड़ना मत आप। ठीक है, मैं आज शाम को ही ससुराल जा रही हूँ। छोटी, तुम्हें प्रॉपर्टी से कोई हिस्सा नहीं चाहिए, लेकिन अगर तुम चाहो तो मेरे हिस्से की आधी प्रॉपर्टी रख सकती हो। नहीं भाई, मुझे रुपए पैसों की कोई जरूरत नहीं है। मेरा ससुराल संपन्न है, वहाँ किसी चीज की कमी नहीं है। ठीक है ना? अब आप परेशान मत होइए और मैं आते जाते रहूंगी। ठीक है छोटी। इस तरह शेखर की छोटी बहन अपने भाई शेखर को सलाह देकर ससुराल चली जाती है। इधर दूसरे दिन शेखर का बड़ा भाई वकील लेकर आता है और प्रॉपर्टी के 3 बराबर हिस्से होते हैं। शेखर अपने छोटे भैया भाभी के पास रहना चाहता था, लेकिन शेखर के इस फैसले से शेखर की बड़ी भाभी बहुत नाराज हो जाती है। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आप लोगों को यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। यदि कहानी का दूसरा भाग देखना हो तो प्लीज हमें कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर कमेंट करें, और इसी तरह की नई नई कहानियां देखते रहने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।